हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल यूपी एग्ज़ाम्स क्रैकर में। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी का रिज़ल्ट बस आने ही वाला है और इसके बाद ढेर सारी वैकेंसी जो हम यूपी ट्रिपल एससी पास करने के बाद दे पाएंगे, जैसे लेखपाल हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गया, मंडी परिषद का हो गया, तो ये सब सारे एग्ज़ाम आने ही वाले हैं। तो इसी बेसिस पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ हिंदी की क्लासेस, टॉपिक वाइज स्टार्ट करूँगी और उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपसे सॉल्व करवाऊँगी। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आज हम सीखेंगे नया टॉपिक क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? जैसा कि स्क्रीन पर आप सभी देख पा रहे हैं, क्रिया जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उन्हें क्रिया कहते हैं। इसका मतलब तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, यानी क्रिया मतलब कार्य। अगर हम कुछ कर रहे हैं, इवन वो लिखना हो गया, पढ़ना हो गया, या फिर खाना खाना हो गया, चलना हो गया, दौड़ना हो गया, कुछ भी, तो वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? क्रिया के अंतर्गत आते हैं। अब बात करें कि क्रिया अव्ययी भाव है यानी अव्यय है, यानी यह विकारी है या अविकारी है। कहने का मतलब कि ये विकार उत्पन्न करता है या नहीं। यदि हिंदी में क्रिया के रूप जो है लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदलते रहते हैं, यानी अगर किसी वाक्य का वचन या किसी वाक्य का लिंग यानी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कर रहे हैं, तो अगर हम बदलाव कर रहे हैं तो उससे क्रिया में विकार उत्पन्न होता है। समझ में आ रहा है? यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि क्रिया एक विकारी शब्द के अंतर्गत आता है। यानी अगर लिंग में बदलाव कर रहे हैं, यानी कि हम कोई सेंटेंस बदल रहे हैं तो लिंग के अनुसार, तो उसमें क्रिया में बदलाव हो जाएगा। वचन के अनुसार बदल रहे हैं तो क्रिया में बदलाव हो जाएगा, और पुरुष के अनुसार बदल रहे हैं तो क्रिया में बदलाव हो जाएगा। अब बात करते हैं क्रिया का मूल रूप क्या होता है, यानी क्रिया बनता किससे है। जैसे क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं, यानी कि धातु का सामान्य रूप क्रिया कहलाता है। जैसे हम आगे एग्जाम्पल देखते हैं स्क्रीन पर। धातु के आगे ना, यानी अगर कोई धातु है, अगर उसके आगे हम ना जोड़ रहे हैं तो जिस क्रिया का, यानी कि जो चीज़ का निर्माण हो रहा है, जिस शब्द का निर्माण हो रहा है, उसका सामान्य रूप, यानी किसका सामान्य रूप? क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। धातु प्लस ना बराबर क्रिया का सामान्य रूप। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। पढ़ एक धातु हो गया, प्लस यानी इसमें ना जोड़ने से क्या बन गया? पढ़ना। पढ़ना बन जाता है। इसी प्रकार लिख प्लस ना बराबर लिखना, चल प्लस ना बराबर चलना। इतना समझ में आ गया ना सब लोगों को? आगे बढ़ते हैं। अब इसके भेद के बारे में पढ़ते हैं। क्रिया की अगर बात की जाए तो क्रिया दो तरीके से हम विभाजित कर सकते हैं, यानी कि एक होता है व्युत्पत्ति के आधार पे, यानी यहाँ पे लिख दे रहे हैं व्युत्पत्ति के आधार पे, ठीक है, और एक रचना के आधार पे। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं रचना के आधार पे। रचना के आधार पे अगर क्रिया के भेद अलग अलग करे जाएं तो इसके भेद दो तरह के होते हैं, यानी कि सकर्मक क्रिया। ये एग्ज़ाम में बहुत पूछे भी जाते हैं। कोई ऐसे वाक्य दे देगा, जैसे दे दिया वाक्य कि राम ने श्याम को मारा, तो इसमें पूछेगा कि ये कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया या अकर्मक क्रिया। तो रचना के आधार पे क्रिया के दो भेद होते हैं, एक सकर्मक क्रिया और एक अकर्मक क्रिया, ठीक है। अब चलो इसके आगे हम पढ़ते हैं सकर्मक क्रिया क्या होती है। तो सकर्मक क्रिया यानी कि जिन
क्रियाओं के कार्य का फल, यानी जैसे कि नाम से ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सकर्म यानी कर्म के साथ, सा प्लस कर्म यानी कर्म के साथ, यानी कि जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सकर्मक क्रिया, जैसे अध्यापक ने लड़के को पीटा, तो इस वाक्य में अध्यापक कर्ता यानी अध्यापक तो करता है द्वारा पीटने का कार्य का फल लड़के यानी कि कर्म पर पड़ा, अतः इस वाक्य में सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है। और सकर्मक क्रिया को पहचानने का एक बहुत आसान सा तरीका है। जैसे कोई वाक्य है और अगर हम उस वाक्य का प्रश्न अगर उस वाक्य का प्रश्न हम करते हैं क्या से या किसे से, और हमें उसका उत्तर मिल जा रहा है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि वो सकर्मक क्रिया है। इसका मतलब होगा सकर्मक क्रिया। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि अध्यापक ने लड़के को पीटा, अध्यापक ने किसे पीटा, यहाँ पे आ गया ना लड़के को। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा सकर्मक क्रिया। अभी आता राम फुटबॉल खेल रहा है, राम क्या खेल रहा है, तो ये भी एक सकर्मक क्रिया है। ठीक, और एक नियम मैं बता ही चुकी हूँ कि जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक, यानी कि दो चीज़ों से आप उसको पहचान सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं अकर्मक क्रिया। तो जैसे ये नाम से ही आप लोग देख पा रहे हैं, आ प्लस कर्म यानी कर्म के बिना। तो जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता में ही रहता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे विद्यार्थी पढ़ता है, अब देख रहे हैं ना कि इस वाक्य में पढ़ना, ठीक है, विद्यार्थी पढ़ता है, ये एक अकर्मक क्रिया है। ठीक है, पढ़ना एक क्रिया हो गई और विद्यार्थी एक कर्ता, तो इसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है, विद्यार्थी पर यानी कर्ता पर, तो ये हो जाएगा अकर्मक क्रिया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यानी यहाँ पे लिखा हुआ है, स्क्रीन पर आप सब देख पा रहे हैं कि क्रिया का फल विद्यार्थी यानी कर्ता पर पड़ता है, अतः इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। हाँ, अब चलते हैं आगे की तरफ। एक उल्लेखनीय करके कुछ यहाँ पे दिया है, जैसे जिन धातुओं का प्रयोग अकर्मक और सकर्मक, कुछ ऐसे धातु होते हैं जिनका अकर्मक और सकर्मक दोनों रूपों में होता है, उसे क्या कहते हैं, उभयविध धातु। ये भी कभी कभी एग्ज़ाम में पूछा है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन किसी एग्ज़ाम में ये पूछा था कि जिन धातु का प्रयोग अकर्मक और सकर्मक दोनों रूपों में होता है उन्हें कौन सी धातु कहते हैं। और कभी कभी घुमा के भी पूछ लेता है कि उभयविध धातु किसे कहते हैं। ऑप्शन में दे देगा कि धातु का प्रयोग अकर्मक और सकर्मक दोनों रूपों में हो, या फिर कई और ऑप्शन दे देगा। तो ऐसे ये जानने वाली चीज़ें हैं। बाय द वे, अगर पूछ भी ले एग्ज़ाम में तो ये ना रहे कि इसे आप छूते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कुछ क्रियाएं एक कर्म वाली होती हैं और दो कर्म वाली होती हैं। ठीक, जैसे राहुल ने रोटी खाई, तो इस वाक्य में तो कर्म एक ही है, इस वाक्य में कर्म एक ही है, किंतु मैं लड़के को गणित पढ़ाता हूँ, इसमें देख पा रहे हैं ना आप लोग, दो कर्म है, एक तो लड़के को और एक गणित, और पढ़ाता कौन है, मैं, यानी मैं हो गया कर्ता। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, इसे तो अकर्मक या सकर्मक, इसको तो क्या नाम है अलग अलग कर लेंगे। राहुल ने रोटी खाई, लेकिन मैं लड़के को गणित पढ़ाता हूँ, कभी कभी एग्ज़ाम में पूछता है, तो ये द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमने रचना के आधार पे पढ़ लिया सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब आगे बढ़ते हैं व्युत्पत्ति के आधार पे क्रिया का भेद। तो व्युत्पत्ति के आधार पे क्रिया के चार भेद होते हैं, जैसे कि स्क्रीन पर आप सब देख पा रहे हैं ना, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है,
सबसे पहले हम पढ़ते हैं संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? जैसे नाम से भी, हिंदी में यही तो एक चीज़ें हैं कि ये नाम से हम चीज़ों को समझ जाते हैं। हालांकि इंग्लिश में भी ऐसा है, लेकिन जिन बच्चों को इंग्लिश का अच्छा नॉलेज है वही समझ पाते हैं। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं संयुक्त क्रिया के बारे में। संयुक्त क्रिया क्या है कि दो या दो से अधिक क्रियाओं के योग से जो पूर्ण क्रिया बनती है, यानी दो क्रियाओं के योग या उससे अधिक क्रियाओं के योग से जो एक पूर्ण क्रिया बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे राम खाना खा चुका, ठीक है। तो इस वाक्य में खाना और चुकना, स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे हैं, मैं इसलिए बोल दे रही हूँ, दो क्रियाओं के योग से पूर्ण क्रिया बनी है, अतः यहाँ संयुक्त क्रिया है। संयुक्त क्रियाएं जैसे अभ्यास, अनिष्टता, अनुमति, अवकाश, आरंभ, आवश्यकता, इच्छा, निरंतर पूर्णता, समाप्त इत्यादि अर्थों में प्रयुक्त होती है, ठीक है। ये हो गए संयुक्त क्रिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया जो क्रियाएं संज्ञा, ऐसे शब्द, जैसे ऐसी क्रिया या ऐसे शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण, ठीक है, विशेषण या विशेषण से बनती है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसी क्रिया के शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण में प्रत्यय लगाने पर बनते हैं, ठीक है। अब प्रत्यय मैं क्यों बोल रही हूँ मैं अभी आगे बताती हूँ कि ऐसे क्रिया शब्द जिसमें संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में प्रत्यय लगाने पर बनते हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बात, इसमें क्या नाम है, प्रत्यय लग गया, आना प्रत्यय बतियाना हो गया, हाथ हो गया, आना प्रत्यय हथियाना हो गया, दुख से दुखाना हो गया, लाज से लजाना हो गया, ठीक है। अब इतनी हो गई संज्ञा, ये सब सारी हो गई संज्ञा। बात करें विशेषण से तो गर्म, यानी गर्म से गरमाना, चिकना से चिकनाना, तो ऐसे बदलाव। जैसे अभी बात करें अपना, ठीक है, बात करते हैं अगर अपना की, जैसे अपना, अपना क्या है, एक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, तो यहाँ पर प्लस आना प्रत्यय लगा दिया हमने, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, अपनाना, ठीक। तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में प्रत्यय लगाने से जो क्रिया बने उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या, कि जिन क्रियाओं से यह बोध होता है कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है, यानी किसी दूसरे से प्रेरित होकर करता है, उन्हें प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे लिखना, लिखना तो खुद से हो गया, लेकिन लिखवाना ये किसी और द्वारा प्रेरित करके लिखवाया गया। जैसे पढ़ना, तो पढ़ना से क्या हो गया, तो चलो नीचे, तो चलो ठीक है ना, क्रिया हो गई, लेकिन ये पढ़वाना किसी दूसरे से प्रेरित होकर, करना करवाना, जीतना या जितवाना, तो ये हो गए प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं पूर्वकालिक क्रिया, यानी जैसे नाम से नहीं पता चल रहा है कि क्रिया के पहले क्रिया, इसको कह सकते हैं पूर्वकालिक क्रिया, या फिर खुद को समझने के लिए क्रिया के पहले क्रिया को भी पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे जिन क्रियाओं के पहले कोई अन्य क्रिया आ जाए, यानी क्रिया के पहले क्रिया, उन्हें पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे पूर्वकालिक क्रिया क्रिया का मूल रूप होती है, यानी क्रिया का मूल रूप को हम क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया, यानी धातु के मूल रूप को हाँ क्या कहते हैं, क्रिया, ठीक है, और क्रिया के मूल रूप को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। अथवा उसके साथ कर या करके का प्रयोग होता है,
पूर्वकालिक क्रिया को पहचानने का एक और तरीका है कि उसके साथ कर या करके का प्रयोग होगा। जैसे वह खाना खाकर सो गया, यहाँ पे कर यूज़ किया गया। वह अपना पाठ पढ़कर खेलो, है ना, तो यानी कि यहाँ भी कर यूज़ किया गया। तो ये हो गया पूर्वकालिक क्रिया। कुछ इम्पॉर्टेंट क्रियाएं और हैं, जैसे कभी कभी एग्ज़ाम में पूछा है एक दो जगह। जैसे एक क्रिया कभी कभी पूछ लेता है कि यौगिक क्रिया किसे कहते हैं। यौगिक क्रिया, तो यौगिक क्रिया क्या होता है? जैसे चलना फिरना, है ना, डैश यहाँ पे लिख दे रहे हैं, चलना फिरना। और ऐसे एग्जाम्पल जैसे हंसना हंसाना, है ना, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं? यौगिक क्रियाएं होती हैं। अब एक क्रिया और होती है, ये भी आप लोग नोट करिए अपने कॉपी में नीचे, अनुकरणात्मक क्रिया, है ना। हालांकि ये दोनों में नहीं आते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पे और रचना के आधार पे, लेकिन कभी कभी एग्जाम में पूछा है, ये अलग से नोट करवा दे रही हूँ इसीलिए। अनुकरणात्मक क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया, है ना। तो अनुकरणात्मक क्रिया, जैसे अनुकरणात्मक क्रिया में जैसे कह सकते हैं कि हिनहिनाना, है ना, जैसे हिनहिनाना हो गया। हिनहिनाना क्यों? हिनहिनाना इसलिए कि जैसे हिनहिनाना, है ना। फिर एक हो जाता है गुर्राना, यानी गुर्राना। तो ये सब क्या हो जाएंगे? अनुकरणात्मक क्रिया हो जाएगी। तो इतना हो गया, यानी हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया क्रिया, ठीक है। क्रिया कहते किसे हैं? करने वाली चीज़ को क्रिया कहते हैं, है ना। क्रिया किसका मूल रूप है? धातु का मूल रूप क्रिया कहलाता है, ठीक है। और क्रिया के भेद के बारे में पढ़ लिया। एक पढ़ लिया हमने रचना के आधार पे, ठीक है, रचना के आधार पे सकर्मक क्रिया, और फिर ये है अकर्मक क्रिया पढ़ लिया। और हमने पढ़ लिया व्युत्पत्ति के आधार पे, है ना। व्युत्पत्ति के आधार पे हमने ये चारों क्रियाएं पढ़ ली, ये चारों क्रियाएं पढ़ ली। और ये तो हो गया व्युत्पत्ति के आधार पे हमने ये चारों क्रियाएं पढ़ ली। यहाँ पे नाम धातु, है ना, संयुक्त, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक। और हमने दो क्रियाएं और पढ़ी, यौगिक क्रिया और अनुकरणात्मक क्रिया, ठीक। यौगिक जैसे हो गया हंसना हंसाना, चलना फिरना, दौड़ना भागना, ये सब यौगिक हो गया, यानी कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और अनुकरणात्मक यानी कि बार बार पुनरावृत्ति या खूब ज़्यादा देर तक उसका यूज़ होना, तो अनुकरणात्मक क्रिया, ठीक है। गूंज तक आवाज़ आए, उसे अनुकरणात्मक क्रिया। तो ये रहा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। जितना एग्ज़ाम के बेसिस पे इम्पॉर्टेंट है उतना मैंने पढ़ाया है। तो अगर हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले। सो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।